तो पिछले लेक्चर में हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस किस हिसाब से इंक्रीज होती है। अब हम जरा एनालाइज करेंगे कि अगर कोई भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल कोई भी एक बॉडी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, मतलब उसके अंदर हम कितना चार्ज डाल सकते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब है कितनी क्षमता है चार्ज को संभाल पाने की, ठीक है। मान लिया जाए एक बॉडी है, इस बॉडी का रेडियस है कैपिटल आर। अगर बेटा इस बॉडी का रेडियस कैपिटल आर है तो इसके अंदर हम जितनी कैपेसिटेंस मेंटेन कर पाएंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन V। पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, कैपेसिटेंस किसके बराबर है, Q अपॉन V के बराबर है, ठीक है। तो इसके अंदर जितना हमने चार्ज दिया, लेट अस सपोज हमने जो इसमें चार्ज दिया वो था VQ, एंड उस चार्ज को देने के बाद जो पोटेंशियल इसका बढ़ गया वो कितना था, V, ठीक है। चार्ज कितना दिया वो ये है, पोटेंशियल कितना बढ़ गया उस चार्ज को देने के बाद वो ये है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, पोटेंशियल की जरूरत है। तो लेट अस सपोज आपने इस पूरी की पूरी बॉडी को Q चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक है। वो सारा का सारा चार्ज देने के बाद इसके सरफेस के ऊपर एस्टेब्लिश हो गया, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जितना हमने Q चार्ज दिया वो सारा का सारा होगा तो सरफेस पे, पर वो एक तरह से सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस दूरी पर कितना होता है पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R जितना होता है पोटेंशियल। तो अगर आपको बेटा पोटेंशियल का अंदाजा लग गया तो किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी जगह पे आप कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूल हमने सेट कर लिया, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। आने वाले जितने भी मैं एक्सप्रेशंस करवाऊंगा, पैरेलल प्लेट करवाऊंगा, स्फेरिकल करवाऊंगा, सब में पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो इस पोटेंशियल को हमने इस फॉर्मूले में डाला, अपने फंडामेंटल फॉर्मूले में डाला, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आई Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ये बन गई Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, ठीक है, Q अपॉन R। ये Q इस Q के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो दिस विल गो अप इन न्यूमरेटर और ये हमारा बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर के कारण किसी जगह पर कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बात समझ में लग गई। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए कितना रेडियस रखना पड़ेगा इस स्फीयर का, है कि नहीं वाजिब जवाब। और ये जो क्वेश्चन अभी अभी बताने लगा हूं पता नहीं कितनी बार आ गया है पेपर में, आपसे सवाल पूछते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस का 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए कितना रेडियस रखना पड़ेगा उस स्फेरिकल सरफेस का। तो क्या करो, कैपेसिटेंस को रख दो 1 फैराड और इसको डिवाइड कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, एंड दिस विल बी इक्वल टू R। अब आप बड़े अच्छे से जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁻⁹ तो भाई कितना रेडियस रखना पड़ेगा, 9 × 10⁻⁹ मीटर्स रखना पड़ेगा। मतलब 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर्स रखना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मतलब 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर जितना बड़ा सारा स्फीयर आपको बनाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटेंस होएगी 1 फैराड। तो अब खुद एनालाइज कर लो, ये 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर पता कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स टू अर्थ। भाई साहब अपनी अर्थ का 6400 किलोमीटर है, तो 9 × 10⁻⁶ जो है ना, ये लगभग 1500 गुना बड़ा है अपनी अर्थ के। तो इतनी बड़ी सरफेस की कैपेसिटेंस कितनी, इतनी बड़ी सरफेस की कैपेसिटेंस कितनी, 1 फैराड। तो ना दिमाग थोड़ा सा यहां पर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि 1 फैराड
कैपेसिटेंस के लिए कितना बड़ा सरफेस चाहिए? 1500 टाइम्स बिगर देन अर्थ वाला सरफेस हमें चाहिए। तो फॉर दैट रीजन हम 1 फेरेड को मानते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 1 फेरेड इज कंसीडर्ड एज द वेरी लार्ज यूनिट फॉर कैपेसिटेंस। तो हम किसी भी चीज की कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं, वो मिली फेरेड में करते हैं, माइक्रो फेरेड में करते हैं, पिको फेरेड में करते हैं, ठीक है ना। तो हमें 1 फेरेड बहुत ज्यादा लगा, तो उसके लिए हम स्मॉलर एसआई सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, दैट इज मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड एंड पिको फेरेड। अब जरा इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार डालकर पहले तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, 1 फेरेड इज लार्ज यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। ये लार्ज यूनिट फॉर कैपेसिटेंस है, देयरफॉर वी यूज 1 मिली फेरेड, जिसको हम डिनोट करते हैं MF से, ठीक है। और 1 मिली फेरेड किसके बराबर होता है? 10⁻³ फेरेड के बराबर होता है, ठीक है। स्टिल 1 मिली फेरेड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी छोटा वर्जन हमने बनाया, दैट इज 1 माइक्रो फेरेड। 1 माइक्रो फेरेड ये कितना होता है? 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है। तो ये भी कई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें बड़ा लगता है, तो इससे भी छोटा वर्जन है 1 पिको फेरेड। 1 पिको फेरेड, ठीक है। ये 1 पिको फेरेड बेटा कितना होता है? ये होता है 10⁻12 फेरेड। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? 4πε0r, ठीक है। ये 4πε0r ने हमें ऐसा बताया कि रेडियस कितना रखना पड़ेगा? 1500 गुना रखना पड़ेगा अर्थ के रेडियस से, तब जाकर आपको मिलेगा 1 फेरेड। तो हमने ऐसा बोला नहीं चाहिए ऐसा 1 फेरेड, क्योंकि 1500 गुना बड़ा अर्थ का स्फेयर हम बनाएंगे कैसे? तो हमने छोटे यूनिट्स को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। वो छोटे यूनिट्स को यूज किया और वो 3 एग्जिस्ट करते हैं, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड एंड पिको फेरेड। ये सारी की सारी कहानी सब बच्चों को ऑन द टिप्स होनी चाहिए। बेटा कैपेसिटर को ना हमने जड़ से लेकर टॉप तक मजबूत करना है। जिसका कैपेसिटर वीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका वीक है, ठीक है। ओके, तो समझ में लग गई एक एक बात, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में ना आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जितने भी बैटरीज हैं, हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, इन सब में जो कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से होते हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर से करेंगे। थैंक यू सो मच।